मेहमान का रुख करते हैं। शलभ जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर हम आपके तिमाही नतीजों को देखें तो काफ़ी स्थिरता नज़र आई है आपके इन नतीजों में। एनआईआई और पैट, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रोविजनिंग में भी इजाफा हुआ है 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ज़रा आसान भाषा में ज़रा समझाइए कि आखिर इसके पीछे की क्या वजहें रही हैं और इन नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इन्हें समझा जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। तो आपके दो सवाल हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो चाहे पैट हो, वो क्यों इंक्रीज हुआ है, एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द प्रोविजनिंग। सो लेट मी आंसर द फर्स्ट वन। आप अगर हमारे नतीजे देखें तो हमारा एयूएम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, यानी 2023 के कंपैरिजन में 2024 में हमारा एयूएम 41% बढ़ा है। इस क्रेडिट क्वालिटी हमारी इंप्रूव हुई है। अगर आप हमारे जीएनपीए नंबर्स देखें तो लास्ट ईयर जब हमने साल एंड किया था 2.07% था, हमने साल इस FY24 को एंड किया है 1.5 पे। सो ओवरऑल द क्रेडिट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। इसका नेट इम्पैक्ट ये होता है कि इट हैज हैड इट्स एंड इम्पैक्ट्स इन द अदर फाइनेंशियल्स व्हिच इंक्लूड्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ओवरऑल बिजनेस स्टेबल रहा है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, साल के जो टारगेट्स थे, उसको हमने अचीव किया है। जहां तक प्रोविजनिंग का सवाल है, हम एक एनबीएफसी हैं, वी फॉलो द ईसीएल मॉडल। ईसीएल मॉडल को हमने रिफाइन किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर। उस रिफाइनमेंट से, क्योंकि पुराना हमने थोड़ा सा वो पुराना मॉडल चल रहा था, तो जब रिफाइन किया उससे थोड़ा प्रोविजनिंग इंक्रीज हुआ है। बट आप ओवरऑल देखें तो हमने इसीलिए हमारा प्रोविजनिंग इंक्रीज नहीं हुआ, हमने हमारी प्रोविजनिंग को वी हैव टेकन इट अप फ्रॉम 70% टू 80%। सो 80% की प्रोविजनिंग हमने अब हमारी बैलेंस शीट पे है, जिसकी वजह से हमारे नेट एनपीए हैं 0.3%। सो ओवरऑल ये एक अच्छा ही दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन, क्योंकि मॉडल अब परफेक्ट हो गया और रिफाइन हो गया है बेसिस द लास्ट कोविड और कोविड के बाद का जो भी एक्सपीरियंस है वो हमने मॉडल में बिल्ड किया है। और जो उससे उसके आउटकम से जो भी उसका इम्पैक्ट आया उससे विच लेड टू द इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80%। सो वी आर अ कंपनी नाउ एट 80% प्रोविजन। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोविजनिंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स की भी बात करते हैं। उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखे जाए तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तीसरे तिमाही में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स 12.3% थे, जो अब सुधरकर 11.7 पर आ चुके हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में इंप्रूवमेंट क्यों दिखाई दिया सिक्वेंशियल बेसिस पर? सो ओवर द लास्ट हम ऑलमोस्ट 4 से 6 क्वार्टर पिछले साल और उसके भी पिछले साल से वी बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी। उससे क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे बैंक्स को वी बीन एबल टू एंगेज विद अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस who have been who have given us who have lent us money at very favorable rates. So ये जो आपका 12.3 से 11.7 का जो सफर है, ये हमारी ऐसी आशा है कि और यहाँ से 20 से 30 बिप्स का इम्पैक्ट आना चाहिए अगले 3 से 4 क्वार्टर में। तो दैट विल बी अ स्टेबल एंटरप्राइज एंड अ स्टेबल लायबिलिटी फ्रेंचाइज। तो हमारा हमारा ऐसा मानना है कि ओवर द इयर्स हमने जो हमारी कंपनी जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन माइट, ये ऑल ऑफ दैट हैज लेड टू अस अलाइनिंग विद द राइट पार्टनर्स, जिसका ये इम्पैक्ट है कि वी आर गेटिंग फंड्स एट वी आर गेटिंग बोरोइंग्स एट वेरी फेवरेबल रेट्स। बिल्कुल। एक चीज़ और शलभ मैं समझना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं कि आपकी एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्या हम इसमें और कुछ बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? मैंने प्रोविजनिंग को लेकर आपसे सवाल किया था, इसलिए हमें ये भी बताइए कि जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है उसमें जो सुधार है, क्या उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है? सो प्रोविजनिंग एक बैलेंस शीट आइटम है। हमने वी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नो वी टेकन द पीसीआर अप फ्रॉम 70%, 70% से हम उसको 80% तक लेके गए हैं। तो अब इसी 80% पे स्टेबल रहेगा अगले 3 4 5 क्वार्टर। we we think about it and as and when things progress we'll kind of take a position on it. जहां तक आपका एसेट क्वालिटी का सवाल है, हम पिछले 2 साल से हम एक गाइडेंस दे रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस, हालांकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, लास्ट माइल डिलीवरी है,
इसमें 2% का लॉस रेट्स बिल्ड करके अगर आप चलें तो इट इज ऑलवेज गुड, यू शुड बी कंजर्वेटिव। सो अकॉर्डिंगली हमने हालांकि 1.5% का जीएनपीए, बट ब्रॉडली 2% से 2.25% के बीच में अगर आपका साल अगर एंड होता है तो रफली दैट शुड बी द नंबर दैट वन शुड बी लुकिंग एट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, उसके अलावा हम रफली 23 से 25% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY25 में। सो ओवरऑल साल एंड तक हम लोग रफली 14,500 से 15,000 करोड़ के AUM तक पहुंचने चाहिए। ठीक है शलभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इसी स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। नतीजे आए थे जिसके स्टॉक में 1.5 से 2% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर क्या राय है? नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते स्टॉक में 1.5 से 2% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन फंडामेंटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है ऑल ओवर सेक्टर के अंदर काफी बेहतरीन है, और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जब भी इकोनॉमी एक्सपांड होती है क्रेडिट ग्रोथ बेटर रहने के चांसेस है। और पर्टिकुलरली स्वर्णा स्फूर्ति की बात करें तो एनपीए के अंदर जो है वो एक गिरावट देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो बेहतरीन कर रहा है। व्यू मेरा करंट लेवल से बुलिश है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर स्टॉक में ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 1050 से 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर पर्सपेक्टिव से व्यू बुलिश है और मैं यहाँ से बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आते हुए और यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह।